बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है 17.1 प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप 2 एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम जो है इसको मजीद आगे लेकर चलेंगे। तो टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ट्रेंड का लफ्जी मतलब क्या होता है? ट्रेंड कहते हैं रुझान को, जिस तरफ कोई चीज जा रही हो, किसी चीज के आगे बढ़ने की जो डायरेक्शन होती है उसे हम क्या कह देते हैं? ट्रेंड या रुझान। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात की जाए, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास जो है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम वगैरह आते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे वो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात की जाए तो इनका जो आखिरी शेल है उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भी एस सब शेल के अंदर। तो क्या है? हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एस सब शेल। इनका जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसके एस सब शेल के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी NS2 वैलेंस शेल, आखिरी शेल की। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं होता। N का मतलब होता है शेल नंबर। N यहां पर आपके पास क्या है? शेल नंबर। तो बेरिलियम जो है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 2s2। मींस बेरिलियम के पास टोटल 2 शेल होते हैं और इसके एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 3s2। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसी तरह कैल्शियम जो है इसके लिए 4s2, स्ट्रोंशियम के लिए 5s2 और इसी तरह बेरियम के लिए 6s2। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी ग्रुप 2 के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब के जो आखिरी शेल का एस सब शेल है उसके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी है, सिर्फ शेल का नंबर ही डिफरेंट है। तो इसी वजह से दे एग्जिबिट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जिबिट का मतलब होता है शो करना, सिमिलर एक लफ्ज होता है सेम। सेम का मतलब होता है बिल्कुल वैसी प्रॉपर्टीज, सिमिलर का मतलब होता है मिलती जुलती प्रॉपर्टीज। मींस प्रॉपर्टीज जो हैं सारे एलिमेंट्स की आपस में मिलती जुलती ही होंगी। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर। और सब की वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो आखिरी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो आपके पास क्या है? सेम। सब के आखिरी शेल के एस सब शेल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज एक ही बात है, एटम का साइज या एटम का रेडियस। एटम का साइज जो है ग्रुप 2 एलिमेंट्स के अंदर ऊपर से नीचे की जानिब, टॉप टू बॉटम जो है ये इंक्रीज होता है। एटम का साइज क्यों इंक्रीज होता जाता है? उसकी वजह है जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते जा रहे हैं, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो बेरिलियम है जो सबसे ऊपर मौजूद है ग्रुप 2 के अंदर, उसमें 2 शेल हैं। मैग्नीशियम के अंदर 3 शेल हैं, कैल्शियम के अंदर 4 शेल हैं, स्ट्रोंशियम के अंदर 5 और बेरियम के अंदर 6। तो शेल का नंबर बढ़ता जा रहा है ऊपर से नीचे। जब शेल बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा। इसको आप यूं समझे कि एक बिल्डिंग जो है उसका सिर्फ एक ही फ्लोर है, एक दूसरी बिल्डिंग उसके 2 फ्लोर हैं, तीसरी बिल्डिंग के 3 फ्लोर हैं, चौथी बिल्डिंग के 4 फ्लोर हैं। तो फ्लोर ज्यादा होने से साइज भी खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह शेल्स भी ज्यादा होने से साइज भी बढ़ता जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, ग्रुप 2 के अंदर
एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है, और इसकी रीजन क्या है? बिकॉज न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल्स आर एडिड, तो नए इलेक्ट्रॉन के जो शेल हैं वो ऊपर से नीचे ऐड हो रहे होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो टॉप टू बॉटम क्या बनेगा? जो बेरिलियम है इसका साइज सबसे छोटा होगा, और बढ़ते बढ़ते बेरियम का जो साइज है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दरमियान में क्रोकोडाइल लगाए हैं, ये जो साइंस हैं लेस देन ग्रेटर देन का, तो इसको समझना बड़ा ही आसान है। जिस तरफ ये छोटा इसकी चोंच होगी, छोटा मुंह होगा, उसकी वैल्यू कम होती है, और जिस तरफ इसका बड़ा मुंह होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। तो बेरिलियम की वैल्यू कम है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की कम है कैल्शियम से, कैल्शियम की कम है स्ट्रोंशियम से, और स्ट्रोंशियम की कम है बेरियम से। मतलब बेरियम की सबसे ज्यादा है और बेरिलियम की जो है वो सबसे कम है। अब हम देखते हैं आयोनिक रेडियस को। आयोनिक रेडियस क्या होता है? लेकिन जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, उसे हम आयन कह देंगे। तो वो जो आयन है उसका जो रेडियस होगा वो आयोनिक रेडियस कहलाएगा। अब ग्रुप टू एलिमेंट्स की बात की जाए तो ग्रुप टू एलिमेंट्स के आखिरी शेल के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इसी वजह से इन सब के ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसा कि हमें पता है कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता जाता है, तो साइज बड़ा होगा, बड़े साइज के एटम्स होते जाएंगे, तो उनका जो आयोनिक रेडियस है वो भी तो बड़ा ही होगा ना। तो लार्जर एटम्स प्रोड्यूस लार्जर आयंस, बड़े एटम जो हैं वो बड़े आयंस, लार्ज आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और जो छोटे एटम्स हैं आपके पास, छोटे एलिमेंट्स हैं, वो आपके पास छोटे साइज के आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो वेरी सिंपल है। तो इसी वजह से जो बेरिलियम के आयंस होंगे उनका आयोनिक रेडियस जो है वो सबसे छोटा, और इसी तरह बेरियम का जो आयोनिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या है? फर्ज करें कि ये मेरे पास एक एटम है और इसका एक ही शेल है और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये इसका सबसे बाहर वाला समझ लें शेल है। इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से रिमूव करवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ना रहे। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए। तो किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, या हम यूं भी कह सकते हैं कि आयंस बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे डिक्रीज होती है। उसकी वजह क्या है? देखें, ऊपर से नीचे एटम्स का साइज बढ़ता जा रहा है। पहला एटम जो है उसके पास दो शेल हैं, दो शेल हैं इस तरह से। दूसरा एटम जो है उसके पास तीन शेल हैं, ये न्यूक्लियस। बेरिलियम के पास दो शेल हैं। उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम के पास तीन शेल हैं। तो आगे कैल्शियम के पास चार शेल हैं। तो साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस का आखिरी शेल से फासला भी बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस का आखिरी शेल से फासला जो बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियस का होल्ड, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन तक कम होगी। ये शेल न्यूक्लियस के करीब है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की आखिरी इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा होगी। ये शेल साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से दूर हो गया, तो यहाँ पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिरी इलेक्ट्रॉन पर क्या होगी? कम। तो यहाँ पर हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है। यहाँ पर साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस का होल्ड कम हो गया आखिरी इलेक्ट्रॉन पर, तो हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल आएंगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ने की वजह से। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो उन्हें निकालना भी क्या होता जाएगा? आसान। तो इसका ट्रेंड क्या होगा?
बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम की उससे कम, कैल्शियम की उससे कम, स्ट्रोंशियम की और कम, और सबसे जो कम आयोनाइजेशन एनर्जी है वो यहाँ पर किसकी होगी, बेरियम की। इसके बाद बात की जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का ट्रेंड आपके पास सेम ही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, फर्ज करें कि ये मेरे पास एक बॉन्ड बना हुआ है HCl के दरमियान, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है, ये वाला एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ये वाला एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो एटम्स की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, जो काबिलियत है, उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती है। क्यों, अब जैसे जैसे एटम्स का साइज टॉप टू बॉटम बड़ा होता जाएगा तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उसे मुश्किल से अट्रैक्ट कर पाएगा। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा होगा, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दरमियान में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या होगी, कम। और अगर साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर क्या होगी, ज्यादा। तो छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को खींचना जो है वो आसान होगा, बड़ा साइज का एटम है तो इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर दूर होगा तो उसे खींचना क्या होगा, मुश्किल। तो इसी वजह से न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेस स्ट्रांगली। ऊपर से नीचे आते जाएं तो न्यूक्लियस जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसे कम ताकत से खींचेगा। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, साइज बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता ग्रुप 2 एलिमेंट्स के अंदर। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी है दे डिपेंड ऑन द डिफरेंट पैकिंग ऑफ द मेटल एटम्स। मेटल के एटम्स की पैकिंग पर डिपेंड करता है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी। मिसाल के तौर पर आपके पास दो बॉक्स हैं, एक बॉक्स ए है और एक बॉक्स बी। जो बॉक्स ए है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो बिल्कुल रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न के अंदर अरेंज हैं, टाइटली पैक्ड है। एक दूसरा जो बॉक्स है बी, उसके अंदर जो मेटल के एटम्स हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं है, उनके दरमियान खाली जगहें रह गई हैं। जो टाइटली पैक्ड एटम्स का बॉक्स है उनकी आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, तो उन्हें एक दूसरे से जुदा करना, पिघलाना या बॉयल करना मुश्किल होगा, ज्यादा टेम्परेचर जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ मेटल के एटम्स की पैकिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आपके पास क्या होगा कि इनको बॉयल करना या मेल्ट करना आसान होगा, क्योंकि इनकी आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी अच्छी नहीं है। इसी तरह डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम तो हमने सेम ही ले लिया, दोनों बॉक्सेस का साइज तो सेम है, अब डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी मैस। तो जितना ज्यादा मैस आएगा किसी बॉक्स के अंदर, किसी एक जगह के अंदर, उतनी ही ज्यादा डेंसिटी होगी। अब देखें दोनों बॉक्स सेम साइज के हैं, सेम वॉल्यूम है दोनों का। बॉक्स जो ए है उसके अंदर टाइटली पैक्ड एटम्स हैं, तो इसी वजह से उनका मैस ज्यादा और उनकी डेंसिटी भी ज्यादा। जो बॉक्स बी है उसके अंदर टाइटली पैक्ड एटम्स नहीं है, एटम्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो उनका मैस जो है आपके पास कम होगा, तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो मेल्टिंग पॉइंट्स और डेंसिटी जो है ये डिपेंड करते हैं पैकिंग ऑफ मेटल एटम्स पर। तो पैकिंग ऑफ मेटल एटम जो है वो डिफरेंट होगी, तो इसी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कोई ऐसा ट्रेंड नहीं बन पाता। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है, अगर मेटल एटम्स या ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो मेटल का पोटेंशियल है, एबिलिटी है टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है
اس کا الیکٹروڈ پوٹینشیل جو ہے وہ اتنا ہی زیادہ نیگیٹو ہوتا ہے. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں that electrode potential becomes more negative down the group. اوپر سے نیچے آتے ہوئے الیکٹروڈ پوٹینشیل زیادہ سے زیادہ نیگیٹو ہوتا جاتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے والی کی ویلیو کم نیگیٹو ہوگی اور جو آخر پہ بیریم ہے اس کی ویلیو زیادہ نیگیٹو ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے مور نیگیٹو الیکٹروڈ پوٹینشیل مینس زیادہ نیگیٹو الیکٹروڈ پوٹینشیل کا کیا مطلب ہے میٹل لوزز الیکٹرون مور ایزیلی, میٹل اتنی ہی آسانی سے الیکٹرون دے گا اینڈ ول بی مور ریئیکٹو, اور وہ اتنا ہی زیادہ کیا ہوگا ریئیکٹو. اب یہاں پر آپ کو ایک پورا ٹیبل بنا نظر آ رہا ہے. اس میں ہم نے ساری پراپرٹیز کو ڈسکس کر لیا ہے. سب سے پہلے اس میں اٹامک نمبر ہے, پھر الیکٹرانک کنفیگریشن ہے, اور الیکٹرانک کنفیگریشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے سارے ایلیمنٹس کی. ان کے آخری شیل کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہم نے ڈسکس کر لی ہے. اسی طرح اس کے بعد آپ کے پاس اٹامک ریڈیس بھی اگر آپ دیکھیں تو بریلیم سے بیریم تک اٹامک ریڈیس جو ہے یا آئونک ریڈیس جو ہے, یہ بریلیم کا جو ہے آپ کے پاس اٹامک ریڈیس جو ہے وہ کم ہے, اور اسی طرح بیریم کا سب سے زیادہ ہے. اسی طرح آئونک ریڈیس بھی بریلیم کا کم ہے اور بڑھتے بڑھتے بیریم کا سب سے زیادہ ہے. اسی طرح فرسٹ آئونائزیشن انرجی, سیکنڈ آئونائزیشن انرجی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی کی جو ویلیوز ہیں وہ بریلیم سے بیریم تک جاتے جاتے آپ کے پاس کیا ہو رہی ہیں ڈیکریز ہو رہی ہیں. اس کے بعد دیکھا جائے تو آپ کے پاس میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس کی جو ویلیوز ہیں وہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں, کوئی اتنا خاص ٹرینڈ نہیں ہے. لاسٹ پہ اسٹینڈرڈ الیکٹرون پوٹینشیل جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بریلیم سے بیریم کی جانب جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیگیٹو ہوتا جا رہا ہے. اب لاسٹ پہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے کیمیکل ریئیکٹیوٹی آف گروپ 2 ایلیمنٹس. گروپ 2 ایلیمنٹ جو ہیں ہمیں پتا ہے کہ ان کے جو آخری شیل میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں 2. تو یہ اپنے ان 2 الیکٹرونز کو آسانی سے کیا کر دیتے ہیں ریلیز, اور ان کا جو چارج آئے گا ان کے ایٹمز کے اوپر وہ ہمیشہ کتنا آتا ہے 2 پازیٹو. تو اسی وجہ سے یہ دوسرے ایٹمز کے ساتھ آسانی سے ریئیکٹ کر جاتے ہیں. دے ریئیکٹ with other substances easily. دوسرے ایٹمز کے ساتھ آسانی سے جو ہے وہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں کیونکہ یہ اپنے الیکٹرونز آسانی سے ریلیز کر دیتے ہیں, ریموو کر دیتے ہیں. ان کا ٹرینڈ دیکھا جائے تو کیمیکل ریئیکٹیوٹی انکریزز ڈاؤن دا گروپ. جیسے ہی آپ بریلیم سے بیریم کی جانب جائیں گے تو جو کیمیکل ریئیکٹیوٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ ہے ایک تو سائز انکریز ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, سائز بڑھے گا تو شیلڈنگ ایفیکٹ بھی بڑھے گا. شیلڈنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جو درمیان میں شیل موجود ہوتے ہیں ان کے اندر جو الیکٹرونز ہیں جنہیں ہم انر الیکٹرونز بھی کہتے ہیں, تو انر الیکٹرونز کیا کرتے ہیں نیوکلیس کی فورس آف اٹریکشن کو آخری شیل والے الیکٹرون تک پہنچنے سے روکتے ہیں. تو اس عمل کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں شیلڈنگ ایفیکٹ. تو شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھتا جائے گا سائز کے ساتھ ساتھ. مثال کے طور پر یہ میرے پاس اگر بریلیم ہے, بریلیم میں 2 ہی شیل ہوتے ہیں, یہ نیوکلیس اور 2 شیل. اسی طرح جو آپ کے پاس میگنیشیم ہے اس کے پاس 1 2 اور 3 شیل ہوں گے. کیلشیم کے پاس 4, اسٹرونشیم کے پاس 5 اور بیریم کے پاس 6. تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اندر الیکٹرونز کا ایک ہی شیل موجود ہے, یہاں پر الیکٹرونز کے انر جو شیل ہیں وہ 2 ہیں. تو نیوکلیس کی فورس آف اٹریکشن یہاں پر درمیان میں روکنے کے لیے ایک شیل موجود ہے, تو نیوکلیس کی فورس آف اٹریکشن جو ہے وہ آخری الیکٹرون تک آسانی سے پہنچ جائے گی. لیکن یہاں پر نیوکلیس کی فورس آف اٹریکشن کو روکنے کے لیے درمیان میں کتنے شیل موجود ہیں 2. اسی طرح کیلشیم میں 3 شیل درمیان میں موجود ہوں گے, نیوکلیس اور آخری جو شیل کے الیکٹرون ہیں ان کے درمیان 3 شیل موجود ہوں گے جو نیوکلیس کی فورس آف اٹریکشن کو آخری شیل کے الیکٹرون تک پہنچنے سے روکیں گے. تو یہ جو روکنے کا عمل ہے نیوکلیس کی فورس آف اٹریکشن کو آخری شیل کے الیکٹرون تک پہنچنے سے روکنے کا جو عمل ہے انر الیکٹرونز کا, انر شیلز کا, اسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں
शील्डिंग इफेक्ट। तो साइज बढ़ने के साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। इन दोनों की वजह से फिर क्या होता है, डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो मेटल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही ज्यादा नेगेटिव उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो बेरिलियम जो है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है। इसकी केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो यहाँ पर सबसे कम है। मैग्नीशियम की केमिकल रिएक्टिविटी उससे ज्यादा है, कैल्शियम की और स्ट्रोंशियम की, और इसी तरह बेरियम की यहाँ पर सबसे ज्यादा है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।